नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व एवं राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। देखिएगा, जिनका राजस्थान की और भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान रहा था, अपन उन्हीं महान विभूतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इस YouTube चैनल की जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए दोस्तों, आज अपन एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनकी राजस्थान की हम यूँ कह सकते हैं कि स्वतंत्रता में और स्वतंत्रताशाली गतिविधियों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। लेकिन दोस्तों, उसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप ये देखिएगा राजस्थान के ये तीन क्रांतिकारी या हम यूं कह सकते हैं कि अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, राजस्थान के बारे में एक कहावत प्रचलित है, आपने सुना होगा और ये भी सुना होगा कि यहाँ पर पग पग पर वीर गाथाएं जुड़ी हुई है। अर्थात राजस्थान की भूमि ने कई वीर पुरुषों को जन्म दिया है और कई स्वतंत्रता सेनानी थे जो अलग अलग क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इनके भी समूह थे जो राजस्थान में स्वतंत्रता दल चल रहे थे या स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत जो दल थे, उनके भी हम यूं कह सकते हैं कि कुछ ग्रुप थे। आज अपन उसी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ग्रुप थे और उनका संचालन कौन कौन कहां कहां करता था। देखिएगा, सबसे पहले राजस्थान में जो क्रांतिकारी गतिविधियों के ग्रुप थे, देखिएगा इन ग्रुपों की संख्या थी दोस्तों 3। देखिएगा, एक जो ग्रुप था वो चलता था दोस्तों जयपुर में, या हम यूं कह सकते हैं कि राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों के दल। देखिएगा, क्रांतिकारी गतिविधियां, देखिएगा वैसे तो हम यूं कह सकते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियां पूरे राजस्थान में हुई थी दोस्तों, लेकिन इसके मुख्य केंद्र कहां कहां थे। देखिएगा दोस्तों, क्रांतिकारी गतिविधियों का एक केंद्र चलता था जयपुर में। इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं एक था दोस्तों कोटा और एक था अजमेर। ध्यान से देखिएगा, राजस्थान में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उनके मुख्य रूप से कितने दल थे? 3 दल थे। बताओ पहला कौन सा था? जयपुर था। क्रांतिकारी गतिविधियों का पहला दल कौन सा था? जयपुर। दोस्तों, जो जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों का या स्वतंत्रता सेनानियों का समूह था, उस समूह का नेतृत्व अर्जुन लाल सेठी किया करते थे, जिनके बारे में आपने पढ़ा था राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी के पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था, अर्जुन लाल सेठी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो स्वतंत्रता सेनानियों का समूह जयपुर में कार्यरत था उसका नेतृत्व कौन करते थे? अर्जुन लाल सेठी करते थे। इसके अलावा देखिएगा, जो क्रांतिकारियों का दल कोटा में चलता था, इसका नेतृत्व करते थे केसरी सिंह भारत। केसरी सिंह भारत है, ये भी अपने आप में एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। आज जो अपना मुख्य विषय वस्तु होगा वो अपन केसरी सिंह भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में एक क्रांतिकारी गतिविधियों का जो केंद्र था वो अजमेर भी रहा था। यहां पर भी स्वतंत्रता सेनानियों का एक समूह कार्यरत था और उसका नेतृत्व करते थे। अजमेर में एक ठिकाना पड़ता है दोस्तों और उसका नाम है खरवा। उस खरवा के जागीरदार राव गोपाल सिंह खरवा। राव गोपाल सिंह खरवा। देखिएगा, जो अजमेर में चलता था उसका नेतृत्व कौन करते थे? राव गोपाल सिंह खरवा। इसके अलावा दोस्तों सेठ दामोदर दास राठी, ये भी दोस्तों अजमेर के रहने वाले थे। और अजमेर में हम यूं कह सकते हैं कि सेठ दामोदर दास राठी जो थे ये ब्यावर के रहने वाले थे। बताओ कहां के थे? ब्यावर के। हम यूं कह सकते हैं कि जो राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी
दोस्तों जो स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा की गई थी। इनको धन की आवश्यकता होती थी कहीं ना कहीं, और इनको आर्थिक सहायता कौन प्रदान करते थे? सेठ दामोदर दास राठी। इस कारण सेठ दामोदर दास राठी को हम स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह भी कहकर पुकार सकते हैं। आपको यदि कोई पूछे कि स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कौन है, तो सेठ दामोदर दास राठी है। जबकि दोस्तों एक अलग प्रश्न बनता है, यह प्रश्न वो बनता है 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन है, तो वो अलग है, अमरचंद भाटिया। ठीक है, उसके बारे में अपन वहां पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिएगा यहां से प्रश्न क्या बनेंगे। प्रश्न सीधा यही बनेगा कि जो जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी और जो दल या जो स्वतंत्रता सेनानियों का समूह जयपुर में कार्यरत था, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? अर्जुन लाल सेठी। कोटा के स्वतंत्रता सेनानियों के दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? केसरी सिंह बारट। और अजमेर के स्वतंत्रता सेनानियों के दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राव गोपाल सिंह खरवा। और इनको आर्थिक सहायता कौन प्रदान करता? तो वो था दोस्तों सेठ दामोदर दास राठी। आज हम जिस महान विभूति के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों केसरी सिंह बारट। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा आज हम केसरी सिंह बारट के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के एक महान स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह है बारट। दोस्तों केसरी सिंह बारट को पढ़ने से पहले हम इनके जो जीवन था या जो इनकी जीवनी थी उसको कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं और उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको पढ़ने वाले हैं। देखिएगा केसरी सिंह बारट को आपको किस प्रकार पढ़ना है। देखिएगा केसरी सिंह बारट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका प्रारंभिक जीवन। केसरी सिंह बारट का प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का था, देखिएगा। इसके बाद में दोस्तों केसरी सिंह बारट का पूरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम में लगा हुआ था। इनके परिवार के बारे में पढ़ना है, यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम यूं कह सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों केसरी सिंह बारट चारण समाज से बिलोंग करते थे, और चारण है इसका मतलब कवि और लेखक होना तो निश्चित है। देखिएगा एक बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का कौन सा परिवार था जिस पूरे परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और ऑप्शन में बारट परिवार नहीं था, ऑप्शन में आ गया था चारण। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा ये जो बारट है ये चारण होते हैं। देखिएगा कवि लेखक के रूप में इनकी भूमिका क्या थी। इसके अलावा देखिएगा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनकी क्या भूमिका थी, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। और एक हम यूं कह सकते हैं कि इन्होंने शिक्षा के लिए क्या क्या किया था, अर्थात इन्होंने पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए किन किन चीजों पर बल दिया था और किन किन चीजों का विरोध किया था। ये दोस्तों केसरी सिंह बारट को अपन इसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिएगा बताओ सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इनके बारे में, इनका प्रारंभिक जीवन जिसमें इनके माता पिता और इनकी पढ़ाई और शिक्षा के बारे में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इनके परिवार के बारे में कि इनके परिवार में कौन कौन से सदस्य थे और उन्होंने किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये दोस्तों चारण थे, और जो चारण होता है उसका कवि और लेखक होना निश्चित बात है, हम यूं कह सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए थे वो अपन इसमें पढ़ेंगे, और इन्होंने शिक्षा पे क्या क्या कार्य किया था वो अपन इसमें पढ़ेंगे। इस प्रकार देखिएगा सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। केसरी सिंह बारट का प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का और कैसा था। देखिएगा सबसे पहले केसरी सिंह बारट का जन्म, दोस्तों केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ था 21 नवंबर 1872 के दिन। बताओ केसरी सिंह बारट का जन्म कब हुआ था? 21 नवंबर 1872 के दिन हुआ था। अब दोस्तों इनके जन्म स्थान के बारे में देखिएगा,
जन्म स्थान के बारे में भी हम यूं कह सकते हैं कि पूछा जा सकता है। देखिएगा, जो राजस्थान की 19 रियासतें हुआ करती थी उसमें से एक रियासत थी शाहपुरा, और शाहपुरा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। देखिएगा, शाहपुरा रियासत के शाहपुरा रियासत के देवखेड़ा गांव में एक चारण परिवार में, बताओ केसरी सिंह बारठ का क्या हो गया? जन्म हो गया। देखिएगा दोस्तों, यहां से 2-3% हम यूं कह सकते हैं बन सकते हैं। और जो शाहपुरा रियासत थी, बताओ अभी किसका पार्ट है? वो भीलवाड़ा का पार्ट है। दोस्तों, शाहपुरा रियासत का गांव बताओ कौन सा है? देवखेड़ा गांव है। बताओ गांव कौन सा है? देवखेड़ा गांव। और इनका जो परिवार था वो बताओ कौन सा था? चारण परिवार था। तो शाहपुरा रियासत के देवखेड़ा गांव के चारण परिवार में केसरी सिंह बारठ का बताओ क्या हो गया था? जन्म हो गया था। देखिएगा, केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ, हम यूं कह सकते हैं। और देखिएगा, इनके जो पिताजी थे, केसरी सिंह बारठ के जो पिताजी थे उनका नाम था दोस्तों कृष्ण सिंह बारठ। बताओ केसरी सिंह बारठ के पिताजी का नाम क्या था? कृष्ण सिंह बारठ है। और देखिएगा, इनकी माता का नाम था बख्तावर कुंवरी। केसरी सिंह बारठ की माता का नाम हम यूं कह सकते हैं बख्तावर कुंवरी था। बताओ बख्तावर कुंवरी कौन थी? केसरी सिंह बारठ की माता थी। देखिएगा, जो केसरी सिंह बारठ के पिता थे कृष्ण सिंह बारठ, दोस्तों इनका राजस्थान के साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है। देखिएगा, कृष्ण सिंह बारठ जो केसरी सिंह बारठ के पिता थे, इनकी 2 पुस्तकें हैं। देखिएगा वो क्या क्या है। इनकी पहली पुस्तक का नाम है राजपूताने का अपूर्व इतिहास। राजपूताने का अपूर्व इतिहास। और दोस्तों इनकी जो दूसरी पुस्तक है उसका नाम है कृष्णा वाणी विलास। कृष्णा वाणी विलास हम यूं कह सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो कृष्ण सिंह बारठ के, या हम यूं कह सकते हैं केसरी सिंह बारठ के पिता थे कृष्ण सिंह बारठ, उनकी कितनी पुस्तक है? 2 है। बताओ कौन कौन सी है? पहली पुस्तक जिसका नाम है राजपूताने का अपूर्व इतिहास, और दूसरी पुस्तक जिसका नाम है कृष्णा वाणी विलास। एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा, राजपूताने का अपूर्व इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों कृष्ण सिंह बारठ है। कृष्णा वाली विलास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वो भी कृष्ण सिंह बारठ है। और बताओ इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था बख्तावर कुंवरी। अब देखिएगा, हुआ यूं, जैसे ही कृष्ण सिंह बारठ का जन्म हुआ उसके कुछ ही वर्षों पश्चात इनके पिता कृष्ण सिंह बारठ और इनकी माता बख्तावर कुंवरी का निधन हो गया। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि बाल्यकाल में ही, केसरी सिंह बारठ के बाल्यकाल में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। इस कारण दोस्तों केसरी सिंह बारठ का लालन पालन इनकी दादी श्रृंगार कुंवरी ने किया था। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनके माता पिता का देहांत इनके बाल्यकाल में हो गया। इनके बाल्यकाल में हो गया। इस कारण केसरी सिंह बारठ है, अर्थात हम यूं कह सकते हैं केएसबी का मतलब बताओ क्या है? केसरी सिंह बारठ का लालन पालन
लालन पालन इनकी दादी श्रृंगार कुंवरी ने किया। बताओ इनका लालन पालन किसने किया था? श्रृंगार कुंवरी ने किया था। और श्रृंगार कुंवरी बताओ केसरी सिंह बारट के क्या लगती थी? दादी लगती थी। और दादी ने क्यों किया था? क्योंकि इनके पिता कृष्ण सिंह बारट है और माता बख्तावर कुंवरी का निधन है बाल्यकाल में ही। हम यूं कह सकते हैं कि इनका देहांत बाल्यकाल में हो गया था। अब दोस्तों देखिएगा, एक व्यक्ति का जो जीवन होता है वो जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक अंत होता है, लेकिन उसके बीच में उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे इनके बारे में अपने को पढ़ना है। देखिएगा, सबसे पहले आपने इनके माता पिता, जन्म स्थल, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनकी पिता की कौन कौन सी पुस्तकें थी और इनका लालन पालन किसने किया था। अब दोस्तों जब ये 6 वर्ष के हो गए थे तो दोस्तों 6 वर्ष की आयु में केसरी सिंह बारट के टैलेंट को देखते हुए इनकी दादी ने इन्हें पढ़ने के लिए उदयपुर भेज दिया था। और दोस्तों उदयपुर में काशी के एक प्रखंड विद्वान रहते थे उस समय, जिनका नाम था गोपीनाथ शास्त्री। तो हम यूं कह सकते हैं कि केसरी सिंह बारट की जो शिक्षा है, जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है, वो पंडित गोपीनाथ शास्त्री के सानिध्य में उदयपुर में हुई थी। ध्यान रखिएगा। देखिएगा, इन्होंने पंडित गोपीनाथ शास्त्री के सानिध्य में रहकर बताओ क्या प्राप्त की? शिक्षा प्राप्त की। और दोस्तों ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गोपीनाथ शास्त्री ने इनको जो पढ़ाई या इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी, या हम यूं कह सकते हैं कि इन्होंने शिक्षा कहां प्राप्त की थी? तो दोस्तों राजस्थान में झीलों की नगरी कौन कहलाता है? उदयपुर कहलाता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो पंडित गोपीनाथ शास्त्री है ये राजस्थान के रहने वाले नहीं थे, ये काशी के थे, जिसको हम बनारस और वाराणसी भी कह सकते हैं। ये काशी के पंडित थे जो केसरी सिंह बारट के प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं। इस प्रकार देखिएगा। तो दोस्तों ये केसरी सिंह बारट के बारे में आपको यहां से पता होना चाहिए, जन्म कब हुआ, कहां हुआ, कौन से गांव में, कौन से परिवार में। इनके पिता का नाम कृष्ण सिंह बारट, माता का नाम बख्तावर कुंवरी। कृष्ण सिंह बारट की 2 पुस्तकें, कृष्णा वाणी विलास और राजपूताने का अपूर्व इतिहास। बाल्यकाल में इनके माता पिता का निधन हो गया, इस कारण दादी श्रृंगार कुंवरी ने इनका लालन पालन किया और इनकी प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर में हुई थी। और किसके पास हुई थी? गोपीनाथ शास्त्री, जो काशी के प्रखंड विद्वान थे। अब दोस्तों इनकी आगे की जीवनी स्टार्ट होगी, ठीक है। ये इनका प्रारंभिक जीवन था। यह केसरी सिंह बारट का बताओ क्या था? प्रारंभिक जीवन था, हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और देखिएगा दोस्तों, इनके बारे में एक कथन और प्रचलित है। जो केसरी सिंह बारट थे और जिस समय ये उदयपुर में पंडित गोपीनाथ शास्त्री के सानिध्य में पढ़ाई कर रहे थे, इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि पंडित गोपीनाथ शास्त्री ने केसरी सिंह बारट को कहा था कि केसरी सिंह तुझे अमरकोश ग्रंथ को याद करना है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अमरकोश ग्रंथ को याद करने में काफी समय लगता है, लेकिन केसरी सिंह बारट ने कुछ ही दिनों में अमरकोश ग्रंथ को कंठस्थ कर लिया था। ध्यान रखिएगा, यह भी आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। अमरकोश ग्रंथ है, बताओ केसरी सिंह बारट ने कौन से ग्रंथ को कंठस्थ कर लिया था? अमरकोश ग्रंथ को कंठस्थ कर लिया था। कहां रहते हुए? उदयपुर में रहते हुए। इस प्रकार देखिएगा, ये दोस्तों केसरी सिंह बारट का प्रारंभिक जीवन था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, ये हम यूं कह सकते हैं। अब देखिएगा, अब पढ़ेंगे हम इनके परिवार के बारे में। दोस्तों राजस्थान के एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी
या हम इनको यूं भी कह सकते हैं कि भारत के एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी जिनका पूरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम में लगा हुआ था, वो बताओ कौन थे? केसरी सिंह भारत थे। दोस्तों आपने सुना होगा कि एक पिता अपने पुत्र को जरूर स्वतंत्रता संग्राम में भेज सकता है, लेकिन केसरी सिंह भारत एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने जवाई को भी, अपने दामाद को भी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न कर दिया था। ऐसे महान विभूति कौन थे? केसरी सिंह भारत थे। देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे इनके परिवार के बारे में। केसरी सिंह भारत का परिवार देखिएगा कि इनका परिवार में कौन कौन से सदस्य थे और किस किस प्रकार इनका परिवार था। देखिएगा, माता पिता के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इनकी दादी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा दोस्तों, केसरी सिंह भारत की जो पत्नी थी, केसरी सिंह भारत की पत्नी, देखिएगा इनकी पत्नी का नाम था माणिक्य कुंवर। बताओ, केसरी सिंह भारत की पत्नी का नाम क्या था? माणिक्य कुंवर था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब केसरी सिंह भारत बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संग्रामों में भाग लेने लगे थे, तो ब्रिटिश सत्ता के दबाव में आकर, अंग्रेजों के दबाव में आकर, उस समय जो शाहपुरा रियासत के शासक थे जिनका नाम था नाहर सिंह, शाहपुरा रियासत के शासक नाहर सिंह ने, ऐसा कहा जाता है कि केसरी सिंह भारत को गिरफ्तार किया था और इनका घर भी छीन लिया था। केसरी सिंह भारत के जेल में जाने के पश्चात इनकी पत्नी इनके घर में रहा करती थी, माणिक्य कुंवर। लेकिन दोस्तों केसरी सिंह भारत के जेल जाने के पश्चात ब्रिटिश सत्ता के दबाव में आकर उस नाहर सिंह ने माणिक्य कुंवर से घर छीन लिया था, इनके बर्तन फोड़ दिए थे और इनको निगर कर दिया था, बेघर कर दिया था। बताओ किसको? माणिक्य कुंवर को। अब देखिएगा, और एक और कहा था कि इस माणिक्य कुंवर को राजस्थान में यदि कोई इसको आश्रय देता है तो वो अंग्रेजों का दुश्मन समझा जाएगा। लेकिन दोस्तों उस समय हम यूं कह सकते हैं, देखिएगा अपने राजस्थान में एक रियासत है जोधपुर है, और उस जोधपुर रियासत के शासक थे उम्मेद सिंह। बताओ जोधपुर के शासक कौन थे? उम्मेद सिंह थे। उम्मेद सिंह ने इनको माणिक्य कुंवर को शरण दी थी, और दोस्तों उम्मेद सिंह ने माणिक्य कुंवर पर एक पुस्तक लिखी है और इनकी पुस्तक का नाम है माणिक्य भवन। बताओ माणिक्य भवन किसकी पुस्तक है? उम्मेद सिंह की पुस्तक है, जो केसरी सिंह भारत की पत्नी माणिक्य कुंवर पर लिखी गई, हम यूं कह सकते हैं। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, केसरी सिंह भारत की पत्नी, और पत्नी के बाद में हम यूं कह सकते हैं इनके पुत्र। देखिएगा दोस्तों इनके पुत्र कौन थे? इनके पुत्र थे प्रताप सिंह भारत। बताओ केसरी सिंह भारत का पुत्र कौन था? प्रताप सिंह भारत है। इनके बारे में आप जानते ही होंगे, प्रताप सिंह भारत कितने खतरनाक आदमी थे। इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं केसरी सिंह भारत का भाई, दोस्तों इनके भाई थे जोरावर सिंह भारत है। जोरावर सिंह भारत है, देखिएगा। और अर्जुनलाल सेठी में हमने ये पढ़ा था कि जो दिल्ली की चांदनी चौक पर है, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग्स पर जो बम फेंका गया था, वो बम फेंकने का कार्य इन्हीं दोनों चाचा भतीजों ने किया था। क्योंकि हम जानते हैं चाचा भतीजे की जो जोड़ी है वो बड़ी फेमस होती है, और ये जोड़ी भी दोस्तों फेमस थी। इन्होंने लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंका था। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो प्रताप सिंह भारत है, इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। एग्जाम में बताओ, सीधा प्रश्न आएगा कि राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर बताओ क्या होना चाहिए? प्रताप सिंह भारत होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कि इनकी जो पुत्री थी, देखिएगा इनकी पुत्री का नाम था नगेंद्र बाला। सॉरी, केसरी सिंह भारत की हम यूं कह सकते हैं कि जो पुत्री थी उसका नाम बताओ क्या था? नगेंद्र बाला, देखिएगा। और जो ये नगेंद्र बाला थी दोस्तों,
ये पुत्री ने होकर इनकी पोती थी। देखिएगा, केसरी सिंह बारट की पोती का नाम बताओ क्या था? नगेंद्र बाला था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब केसरी सिंह बारट जेल से वापस छूट जाते हैं और इनका जो वृद्ध अवस्था में इनकी सेवा है वो नगेंद्र बाला ने की थी। देखिएगा, और हम यूं कह सकते हैं कि जब केसरी सिंह बारट मृत्यु शैया पर लेटे हुए अपने अंतिम दिन गिन रहे थे, बरसात का मौसम था और डॉक्टर इनका इलाज करने आता है। देखिएगा, और दोस्तों केसरी सिंह बारट रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े फैन थे, क्योंकि ये भी साहित्यकार थे और रविंद्रनाथ टैगोर भी साहित्यकार थे। ठीक है, तो उस दिन डॉक्टर आया था, नगेंद्र बाला पास में खड़ी थी और डॉक्टर ने इनके इंजेक्शन लगाया, दवाई दी, लेकिन केसरी सिंह बारट ने यही कहा था कि आज कोई दवाई का असर नहीं होने वाला है, और रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर के समक्ष देखकर यह कहा था कि आज हम कवियों की बैठक स्वर्ग में होगी। ये भी इनका कथन प्रचलित था। इसके अलावा दोस्तों यहां से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो नगेंद्र बाला है ये राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख थी। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख है। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख बताओ कौन थी? नगेंद्र बाला थी। और नगेंद्र बाला हम यूं कह सकते हैं केसरी सिंह बारट की क्या लगती थी? बताओ, पोती लगती थी। इसके अलावा देखिएगा, केसरी सिंह बारट के दामाद कौन थे? केसरी सिंह बारट के दामाद दोस्तों एकमात्र राजस्थान के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने दामाद को भी स्वतंत्रता संग्रामों में भेज दिया था, वो केसरी सिंह बारट थे। इनके दामाद का नाम था ईश्वर चंद आसिया। बताओ दामाद का नाम क्या था? ईश्वर चंद आसिया। ये दोस्तों केसरी सिंह बारट का परिवार था, जो पूरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम में लगा हुआ था। और इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिएगा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये, पत्नी का नाम माणिक्य कुंवर, जिस समय केसरी सिंह बारट जेल में थे, शाहपुरा का शासक नाहर सिंह इनके ऊपर अत्याचार करता था। ठीक है, और इनको बेघर कर दिया था। उम्मेद सिंह ने शरण दी और माणिक्य भवन नामक इनके ऊपर पुस्तक लिखी। इनके पुत्र का नाम प्रताप सिंह बारट, जिनके बारे में हम जानते ही है। ठीक है, जवानी में ही इनको अंग्रेजों ने यातनाएं देकर मार दिया था। इनके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। इनको राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। भाई जोरावर सिंह बारट था। ठीक है, और ये दोनों लॉर्ड हॉर्डिंग्सबम कांड में शामिल थे। पोती नगेंद्र बाला जो राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख रही, और दामाद कौन? ईश्वरचंद आसिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा, ये इनका परिवार था केसरी सिंह बारट का। एक हमने इनका प्रारंभिक जीवन पढ़ा है। इसके अलावा देखिएगा, ये केसरी सिंह बारट का परिवार था। और देखिएगा दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इनके कवि और लेखन के बारे में कि इन्होंने राजस्थान के साहित्य को क्या क्या दिया है। यदि ये कवि थे तो इन्होंने साहित्य के बारे में कौन कौन सी कृतियां लिखी है। देखिएगा, केसरी सिंह बारट और उनका साहित्य, या हम यूं कह सकते हैं कि इनका जो काव्य लेखन था, या कवि और लेखक के रूप में इन्होंने क्या क्या किया था। कवि या लेखक के रूप में रहकर केसरी सिंह बारट ने क्या क्या किया था। देखिएगा दोस्तों, अंग्रेजों ने, या जब जब कोई ब्रिटिश सम्राट चेंज होता था, जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य का कोई सम्राट चेंज होता था, तो दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन होता था। और ये दिल्ली दरबार था 1903 का। देखिएगा, दिल्ली में अंग्रेजों ने एक दरबार लगाया। बताओ क्या कहा गया इसे? दिल्ली दरबार। दोस्तों ये दिल्ली दरबार लगा था 1903 में। 1903 ईस्वी में बताओ क्या लगा था? दिल्ली दरबार। दोस्तों ये जो दिल्ली दरबार था वो ब्रिटेन के सम्राट एडवर्ड सप्तम के सम्राट बनने की खुशी में लगा था। तो हम यूं कह सकते हैं कि इस समय ब्रिटिश सम्राट बने थे एडवर्ड सप्तम। बताओ ब्रिटिश सम्राट कौन बना था? एडवर्ड सप्तम बना था। इसके अलावा देखिएगा,
इस समय जो अपने भारत के गवर्नर जनरल थे, देखिएगा भारत के गवर्नर जनरल वो थे दोस्तों लॉर्ड कर्जन। बताओ इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन रहते हैं? लॉर्ड कर्जन थे। और ब्रिटिश सम्राट कौन था? एडवर्ड सप्तम था। एडवर्ड सप्तम के ब्रिटिश सम्राट बनने की खुशी में दोस्तों अंग्रेजों ने दिल्ली में 1930 में दिल्ली दरबार लगाया। और इस दिल्ली दरबार का उद्देश्य यह था कि राजस्थान और भारत के प्रत्येक राजा के पास में इसका निमंत्रण पत्र पहुंचे और दिल्ली दरबार में भारत और राजस्थान के सभी राजाओं को इसमें भाग लेना अनिवार्य था। अब देखिएगा, बताओ दरबार कहाँ लगा है? दरबार लगा है बताओ कहाँ? दिल्ली में। देखिएगा हम यूं कह सकते हैं, ये बताओ क्या है? दिल्ली। जहां पर बताओ क्या लगा है? दरबार लगा है। इसके अलावा देखिएगा अपने राजस्थान या राजपूताने की जो सबसे प्राचीन और जो सबसे शक्तिशाली रियासत हुआ करती थी, देखिएगा बताओ उसका नाम क्या था? मेवाड़ है। और आप सबने सुना होगा कि राजस्थान की हर रियासत झुक जाती थी, लेकिन ये एकमात्र ऐसी रियासत थी जो आज तक नहीं झुकी थी। उसका नाम बताओ क्या था? मेवाड़ था। दोस्तों इस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा फतेह सिंह। ये वही महाराणा फतेह सिंह है जिनके समय बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बताओ मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा फतेह सिंह। तो जब दिल्ली में दरबार लगा और दिल्ली दरबार में सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया, तो एक निमंत्रण पत्र बताओ किसके पास आता है? महाराणा फतेह सिंह के पास आता है। अब दोस्तों महाराणा फतेह सिंह को कहां जाना है? दिल्ली जाना है। देखिएगा दिल्ली जाने के लिए हम यूं कह सकते हैं कि उस समय जो रेलवे स्टेशन था वो पड़ता था सरेडी नामक स्थान पर। और बताओ सरेडी कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में, जो एक मेवाड़ रियासत का पार्ट था। ये दोस्तों यहां से ट्रेन जाती थी, बताओ कहां से? सरेडी से। और सरेडी से ट्रेन बताओ कहां जाएगी? दिल्ली जाएगी। तो दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए सूट बूट पहनकर रेडी हो गए। इनको पता था कि वहां पर खूब अंग्रेज और अंग्रेजनी आने वाले हैं, इसलिए दोस्तों ये एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास तैयार हो गए और दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए ये सहमत हो गए थे। लेकिन दोस्तों केसरी सिंह बारट ये चाहते थे कि ये दिल्ली दरबार में भाग ना ले, इसलिए दोस्तों केसरी सिंह बारट ने यहाँ पर एक चेतावनी चुंगटिया नामक शोर्ट लिखे थे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। केसरी सिंह बारट नहीं चाहते थे कि महाराणा फतेह सिंह जो है वो अंग्रेजों के दिल्ली दरबार में भाग ले, और इनको रोकने के लिए बताओ केसरी सिंह बारट ने क्या लिखा? चेतावनी चुंगटिया। चेतावनी चुंगटिया, नोट चुंगटिया, यह है चेतावनी चुंगटिया। देखिएगा चेतावनी चुंगटिया में आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों? चेतावनी चुंगटिया में 13 सोरठ है। बताओ कितने सोरठ हैं? 13 सोरठ हैं। दोस्तों ये जो सोरठ हैं वो दोहों के टाइप के होते हैं, या दोहा और सोरठा एक ही टाइप के होते हैं। इनमें मात्राओं का कुछ हेर फेर होता है। और देखिएगा इस प्रकार ये क्या कहलाते हैं? सोरठे कहलाते हैं। और दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो केसरी सिंह बारट ने सोरठे लिखे थे वो कौन सी भाषा में लिखे थे? डिंगल भाषा में लिखे थे। ये हम एक टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की भाषा और साहित्य, उसमें पढ़ेंगे। दो प्रकार की प्राचीन समय में या प्राचीन राजस्थानी दो भागों में विभाजित थी, एक तो था डिंगल और एक था पिंगल। देखो इसको आप इस प्रकार समझ सकते हो, ये अपना राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है, ठीक है, और ये राजस्थान का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। दोस्तों जो पूर्व में उस समय जो भाषा प्रचलित थी वो थी पिंगल, सिंपल सी भाषा है जिस पर ब्रज भाषा का भी प्रभाव दिखाई देता है, ये पिंगल। और जो पश्चिम में थी वो थी डिंगल, बहुत टेढ़ी भाषा थी ये, ठीक है, आप तो इसको समझ भी नहीं सकते हो, ठीक है, बहुत आसान तरीके से ये समझ में नहीं आती है। जैसे कि देखिएगा, मान रखे तो तीव तज, तीव रखे तो मान तज, दोनी गवंद बंद ना सके एकण खूटे ठान। समझ में आया कुछ? ठीक है। रजब ते गजब की ना, सर पे बांधा मोड़, आया था हरि भजन को, करे नरक को ठोड़। ठीक है, तो इस प्रकार ये डिंगल भाषा थी, वो काफी टफ थी, वो अपन आगे पढ़ेंगे। राजस्थान की
भाषाएं और जब साहित्य पढ़ेंगे उसमें अपन वो पढ़ेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, चेतावनीरा चुंगटिया किसने लिखा है? केसरी सिंह बारट ने लिखा है। कितने शॉर्ट हैं? 13 शॉर्ट हैं। देखिएगा कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। महाराणा फतेह सिंह रेड्डी से होके और ये बताओ कहां पहुंच गए थे? सरेडी भीलवाड़ा। यहां से घोड़े में बैठकर या घोड़े के ऊपर बैठकर ये सरेडी तो पहुंच गए थे, लेकिन केसरी सिंह बारट नहीं चाहते थे कि महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में भाग लेवे। इसलिए दोस्तों केसरी सिंह बारट ने फोन लगाया गोपाल सिंह खरवा को। बताओ केसरी सिंह बारट ने किसको फोन लगाया? गोपाल सिंह खरवा को, जो अजमेर के खारवा नामक ठिकाने के जागीरदार थे। पूछा अरे गोपाल सिंह क्या कर रहा है? बोलो कुछ नहीं, बस बैठा हूं। तो बोले फटाफट एक इधर आ और एक मेरा काम करेगा क्या? बोले बताओ क्या करना है? बोले मैं चेतावनी चुंगटिया लिख कर दे रहा हूं, 13 शॉर्ट है, वो तुझे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को सरेडी भीलवाड़ा पहुंचाने हैं, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी ट्रेन जो है वो सरेडी से भीलवाड़ा के नहीं निकल जाए। तो दोस्तों केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया लिखा था, और इसको देखकर कौन आएगा? गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा ने महाराणा फतेह सिंह को ये चुंगटिया कहां दिए थे? सरेडी स्टेशन। और सरेडी स्टेशन बताओ कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। यदि आपको पूछे कि ये इन 13 स्रोतों में था क्या, ऐसा क्या था 13 स्रोतों में जो केसरी सिंह बारट को इतना टैलेंट था कि यदि ये 13 स्रोत है महाराणा फतेह सिंह पढ़ लेता है तो वो दिल्ली दरबार में भाग नहीं लेगा। गोपाल सिंह खरवा ने इनको पकड़ा दिए सरेडी स्टेशन भीलवाड़ा पे, और महाराणा फतेह सिंह ने जेब में डाल लिया। ट्रेन हो गई दिल्ली के लिए रवाना। तो इन्होंने सोचा क्या है उसको खोल के देखता हूं। ट्रेन रवाना हो चुकी थी और इन्होंने उस पर्चे को निकाला जिसमें चेतावनीरा चुंगटिया था। और दोस्तों चेतावनीरा चुंगटिया में लिखा हुआ था वो एक संदेशो पाते ही पातलरी प्रभा मिट जासी। इसका मतलब है कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, आपकी रियासत मेवाड़ जिसका सिक्का पूरे राजस्थान में चलता है, जो रियासत आज तक नहीं झुकी है, ठीक है, और आप अंग्रेजों की दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे हो, वो एक संदेशो पाते ही पातलरी प्रभा मिट जासी। पातल का मतलब है यहां पर महाराणा प्रताप, कि यदि ये एक चीज ऐसा हुआ कि अंग्रेजों के फतेह सिंह भाग लेने जा रहे हैं तो जो महाराणा प्रताप ने अपनी प्रभा बनाई थी वो मिट जाएगी। वो एक संदेशो पाते ही पातलरी प्रभा मिट जासी, सन्मान हिंदुआ सूरज रो इन एक ओळ्यासु मिट जासी। अर्थात मेवाड़ के महाराणा को दोस्तों हिंदुआ सूरज कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की रक्षा की थी, ठीक है। और वो कहा था वो एक संदेशो पाते ही पातलरी प्रभा मिट जासी, सन्मान हिंदुआ सूरज रो इन एक ओळ्यासु मिट जासी, कि हिंदुआ सूरज का जो मान है ना वो इन एक ओळियों से मिट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार धरा चोट धर्म निभायो। आपने कौन से स्तर का धर्म निभाया है? जैसे ये महाराणा फतेह सिंह ने पढ़ा, ठीक है, तो उनका जो खोया हुआ आत्मविश्वास था वो वापस लौट आया। केसरी सिंह बारट ने इन 13 सोरठों से फतेह सिंह को अपने पूर्वजों की याद दिला दी। और दोस्तों इन सोरठों को पढ़ के महाराणा फतेह सिंह इतने लज्जित हुए कि वो दिल्ली तो गए थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया, बीमार होने का बहाना बनाकर, और दिल्ली से वापस, जिस समय दिल्ली दरबार में भाग लेने राजस्थान के अलग अलग शासक होटल से दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जा रहे थे, उस समय महाराणा फतेह सिंह की जो ट्रेन थी वो दिल्ली से सरेडी के लिए पटरियों पर दौड़ रही थी। ये प्रश्न जेल प्रहरी में पूछा भी गया है, राजस्थान के उस शासक का नाम बताओ जो दिल्ली दरबार में भाग लेने तो गया था लेकिन उसमें भाग लिए बिना ही लौट आए थे, तो उसका नाम क्या था? महाराणा फतेह सिंह था। ये दोस्तों इनके कवि और लेखक के बारे में एक छोटी सी एग्जाम्पल है। इसके अलावा अपन और भी पढ़ेंगे कि इन्होंने काव्य और लेखन में क्या किया था। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा दोस्तों, इसके अलावा केसरी सिंह बारट ने काव्य जगत में अपना क्या क्या योगदान दिया है, इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। देखिएगा इसके अलावा केसरी सिंह बारट ने क्या क्या लिखा है। देखिएगा दोस्तों, केसरी सिंह बारट ने एक पुस्तक लिखी है, देखिएगा
या इनका हम ग्रंथ यूं भी कह सकते हैं, और उस पुस्तक का नाम है प्रताप चरित्र। बताओ पुस्तक का नाम क्या है? प्रताप चरित्र, जो महाराणा प्रताप पर लिखी गई है। बताओ पुस्तक का नाम क्या है? प्रताप चरित्र। इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कि इन्होंने मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह, और दोस्तों महाराणा राज सिंह पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम बताओ क्या है? राज सिंह चरित्र है। एक आप जानते होंगे मारवाड़ के महान पुरुष वीर दुर्गादास राठौड़, ये भी उन्होंने पुस्तक लिखी है, वीर दुर्गादास राठौड़ चरित्र। वीर दुर्गादास राठौड़ चरित्र। बताओ इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? केसरी सिंह बारट है। इसके अलावा दोस्तों केसरी सिंह बारट ने रूठी रानी, जो मालदेव की रूठी रानी थी, रूठ कर अजमेर आ गई थी और तारागढ़ दुर्ग की तलट्टी में रहती थी रूठी रानी। इसके अलावा देखिएगा एक ऐसी रानी जिन्होंने अपनी गर्दन काटकर अपने पति को सेनानी के तौर पर दे दी थी, हाडी रानी। इसके ऊपर भी इन्होंने काव्य रचनाएं की है। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा प्राचीन समय में अगर अपन जाकर देखें या एंशिएंट हिस्ट्री में से हम यूं कहें तो दोस्तों एक प्रखंड विद्वान थे जिनका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष, और अश्वघोष की पुस्तक का नाम था बुद्ध चरित्र। अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्र का हिंदी में, बुद्ध चरित्र का अनुवाद बताओ किसने किया था? हिंदी में किया था। बताओ किसने किया था? केसरी सिंह बारट ने किया था। देखिएगा आपको यदि ये पूछ लिया जाए कि ये केसरी सिंह बारट कौन, अश्वघोष कौन थे, तो दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास में आपने एक राजा के बारे में पढ़ा होगा, कनिष्क के बारे में, जो कुषाण वंश के राजा थे, या इन्होंने शक संमत चलाई थी। इस कनिष्क के दरबारी कवि थे। बताओ कनिष्क का दरबारी कवि कौन था? अश्वघोष। और अश्वघोष की पुस्तक का नाम बताओ क्या था? बुद्ध चरित्र। और इस बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद किसने किया था? केसरी सिंह बारट ने। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा कि अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्र का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर, वीर सावरकर की एक पुस्तक है और उसका नाम है मेजिनी की जीवनी। बताओ वीर सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? मेजिनी की जीवनी। दोस्तों ये जो मेजिनी की जीवनी है ये मराठी भाषा में लिखी हुई है। बताओ कौन सी भाषा में? ये मराठी भाषा में का हिंदी में अनुवाद किया। देखिएगा ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन सकता है कि मेजिनी की जीवनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है? वीर सावरकर है। और उसका कौन सी भाषा में? ये मूल रूप से मराठी भाषा में। और इसका हिंदी में अनुवाद आपसे पूछ लिया जाए कि किसने किया था, तो उसका नाम था दोस्तों केसरी सिंह बारट। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक कार्य और किया था, वो था अक्षर पर शोध। इन्होंने 1903 ईस्वी में दोस्तों अक्षर पर शोध संबंधी कुछ कार्य किए थे। बताओ कब किए थे? 1903 में। ये दोस्तों आपको केसरी सिंह बारट और उनका काव्य लेखन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो पिछले वाला पेज और एक ये पेज, ये पूरा आपको केसरी सिंह बारट के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको कोई अन्य गाइड में नहीं मिलेंगे, हम अच्छे स्तर से पढ़ रहे हैं, RS फर्स्ट ग्रेड, ठीक है। अगर आप इस स्तर से पढ़ लेते हो तो छोटे मोटे एग्जाम तो आपके कहीं अड़ेंगे नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ये दोस्तों केसरी सिंह जो बारट थे, देखिएगा इनके बारे में अपन 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। एक तो केसरी सिंह बारट और
इनका प्रारंभिक जीवन, एक इनका परिवार और एक इन्होंने कवि लेखन के रूप में क्या क्या किया था। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे केसरी सिंह भारत और इनके स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। देखिएगा इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या क्या किया था। देखिएगा दोस्तों 1902 से लेकर, देखिएगा 1902 से लेकर 1907 तक। अब बताओ इतने टैलेंटेड आदमी हैं केसरी सिंह भारत, तो इनको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हालांकि ये उग्र स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपने कविताओं के माध्यम से अच्छे अच्छे लोगों का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा देते थे। लेकिन फिर भी दोस्तों इनको 1902 से 1907 तक कोटा में सुप्रिटेंडेंट एथिनोग्राफी के रूप में कार्य किया। सुप्रिटेंडेंट एथिनोग्राफी के रूप में बताओ क्या किया, कार्य किया। यह कार्य भी केसरी सिंह भारत के द्वारा किया गया था। बताओ कब से कब तक है, 1902 से 1907 तक इन्होंने कोटा में रहकर, ठीक है, उस समय सरकार के कुछ कार्यों को अंजाम दिया था, ठीक है। और वो कार्य कौन सा था, सुप्रिटेंडेंट एथिनोग्राफी। ध्यान रखिएगा सुप्रिटेंडेंट एथिनोग्राफी के रूप में इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था, हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन सकता है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है उसके बारे में हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा इन्होंने एक संघ स्थापित किया था और उस संघ का नाम था दोस्तों वीर भारत सभा। सबसे पहले आप अपना एक कंफ्यूजन जो है, जो हमेशा विद्यार्थियों को बना हुआ रहता है, ठीक है, उसको दूर कीजिएगा। एक तो होता वीर भारत सभा और एक है वीर भारत समाज। वीर भारत सभा और वीर भारत समाज, कई बार ये प्रश्न कंफ्यूजन करता है कि वीर भारत सभा के संस्थापक कौन थे और वीर भारत समाज के कौन। तो दोस्तों केसरी सिंह भारत ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी, लेकिन वीर भारत समाज की स्थापना जो है वो विजय सिंह पथिक ने की थी। ध्यान रखिएगा एक तो आता है वीर भारत सभा और एक है वीर भारत समाज। ये मिलते जुलते नाम है, देखिएगा। और इसके संस्थापक कौन है, विजय सिंह पथिक। देखो आपको इस प्रकार याद कर सकते हो इसको, ठीक है। अंतर का है सभा और समाज में, ठीक है। और इसका नाम क्या है, विजय सिंह पथिक। जो आदमी, ठीक है, समाज के पथ पर चलता है, किसके पथ पे, समाज के पथ पे चलता है, उसी की हमेशा क्या होती है, विजय होती है। असामाजिक पथ पे नहीं चलना है, समाज के पथ पर चलना है, उसी की क्या होती है, विजय। इस प्रकार आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, वीर भारत सभा। लेकिन दोस्तों जो वीर भारत समाज है इसकी वीर भारत सभा की स्थापना हम यूं कह सकते हैं दोस्तों केसरी सिंह भारत ने की थी। लेकिन दोस्तों केसरी सिंह भारत का ऐसा क्या मूड हो गया था कि इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आपको पता हो स्वदेशी आंदोलन चला था और स्वदेशी आंदोलन तो कुछ समय बाद समाप्त हो गया था। लेकिन दोस्तों जो उस समय भारत के मुख्य क्रांतिकारी थे जैसे रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, इन्होंने नव युवकों के मन में, ठीक है, और जो यंग थे युवा उनके मन में अंग्रेजों के प्रति, ठीक है, इन्होंने आग लगा रखी थी। इसलिए दोस्तों 1909 और महीना था अगस्त, उस समय अपने भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने एक आदेश भी जारी किया था जिसके तहत प्रत्येक रियासत के राजा को अपनी रियासत में क्रांतिकारी गतिविधियों को बंद करना था। हालांकि इन क्रांतिकारी गतिविधियों से हमारा राजस्थान भी अछूता नहीं रहा था, राजस्थान में भी वो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी। और दोस्तों उन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु और एक सशस्त्र क्रांतिकारी दल की स्थापना के लिए दोस्तों रास बिहारी बोस ने केसरी सिंह भारत को कहा था कि आपको एक सभा बनानी चाहिए। तो दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कि वीर भारत सभा की स्थापना की जरूर केसरी सिंह भारत ने, लेकिन किसके कहने पे, रास बिहारी बोस के कहने पे।
रास बिहारी बोस के कहने पर, रास बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारट को कहा था कि आपको एक सशस्त्र क्रांतिकारी, हम यूं कह सकते हैं कि दल की क्या करनी चाहिए, स्थापना करनी चाहिए। और उसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों केसरी सिंह बारट ने इसकी स्थापना कर दी। बताओ कब है? 1910 में कर दी थी। अब ध्यान रखिएगा आप, अगर आपको यूं पूछे कि इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन वीर भारत सभा के संस्थापक नहीं थे, तो दोस्तों इसके मुख्य संस्थापक तो केसरी सिंह बारट थे, लेकिन इसके अलावा और भी दो संस्थापक है। आइए अपन उसके बारे में पढ़ते हैं। वीर भारत सभा के संस्थापक एक तो केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट। इसके अलावा दोस्तों इसमें अर्जुन लाल सेठी का भी योगदान था। केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी और एक खरवा के जागीरदार राव गोपाल सिंह खरवा। बताओ खरवा के जागीरदार कौन? राव गोपाल सिंह खरवा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तीनों वीर भारत सभा के क्या थे? ये तीनों वीर भारत सभा के संस्थापक थे। देखिएगा, ये तीनों वीर भारत सभा के क्या थे? संस्थापक थे। अब दोस्तों आपको यूं भी पूछा जा सकता है कि इस वीर भारत सभा का क्या कार्य था? यह रास बिहारी बोस ने इनको एक सशस्त्र क्रांतिकारी के दल के रूप में स्थापना तो करवा दी थी, लेकिन वीर भारत सभा का कार्य क्या था? तो दोस्तों उस समय क्या हुआ करता था कि कुछ लड़ाकू नवयुवक थे या कुछ लड़ाकू समुदाय थे। लड़ाकू समुदाय का मतलब जो जल्दी उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे, जिनके मन में देश के प्रति प्रेम नहीं था। तो इस वीर भारत सभा का कार्य यह था कि लड़ाकू समुदायों के मन में देश प्रेम की भावना जागृत करना, पहला कार्य यह था वीर भारत सभा का। दूसरा, सशस्त्र क्रांति करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए? अस्त्र शस्त्र चाहिए, यह भी जिम्मा इसका था। तीसरा कार्य, नव युवकों को आत्मविश्वास वापस लौटाना, धन संग्रह करना, और अगला कार्य था रियासती सेना की स्थापना करना। ये दोस्तों वीर भारत सभा के, हम यूं कह सकते हैं कि इसके मुख्य मुख्य क्या थे? कार्य थे। ठीक है, यहां से आप इस प्रकार ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जब इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में बताओ क्या लेना शुरू कर दिया, भाग लेने शुरू कर दिया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा, इनके बारे में एक अति महत्वपूर्ण चीज और भी अपने को ध्यान रखनी है। देखिएगा, अंग्रेजों ने दोस्तों 1912 ईस्वी के आसपास में एक ब्रिटिश सीआईडी ने एक लिस्ट बनाई थी। देखिएगा, ब्रिटिश जो सीआईडी डिपार्टमेंट था, उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी। और आपको पता है सीआईडी का मतलब क्या होता है? कि अपराधियों को और क्रांतिकारियों को ढूंढना। तो हम यूं कह सकते हैं कि वो जो ब्रिटिश सीआईडी ने एक लिस्ट बनाई थी, उसमें सबसे ऊपर नाम राजस्थान में केसरी सिंह बारट का था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस स्तर के महान क्रांतिकारी थे। ठीक है, इनके बारे में अपन एक चीज ये भी लिख सकते हैं, 1912 ईस्वी में ब्रिटिश सीआईडी द्वारा बनाई गई लिस्ट में सबसे पहला नाम केसरी सिंह बारट का था। बताओ सबसे पहला नाम किसका था? केसरी सिंह बारट का था। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और अब अपन जो पढ़ने वाले हैं, ये दोस्तों आरएस में प्रश्न आया हुआ है। देखिएगा, ये प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं। वीर भारत सभा, वीर भारत समाज। केसरी सिंह बारट ने 1902 से 1907 तक कोटा में सुप्रिटेंडेंट एथिनोग्राफी के रूप में कार्य किया था।
उसके बाद में रास बिहारी बोस के कहने पे इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की 1910 में, और इनके सहयोगी अर्जुन लाल सेठी और गोपाल सिंह करवाते। 1912 ईस्वी में ब्रिटिश सीआईडी द्वारा बनाई गई जो लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर का स्थान किसका था? बताओ, केसरी सिंह भारत का। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह आदमी कितना खतरनाक था। नाम बताओ क्या है? केसरी सिंह भारत। अब दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हम यूं कह सकते हैं, जो अभी हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था, देखिएगा, और वो था महंत आरएस के एग्जाम में। यहां से एक प्रश्न पूछा गया था, महंत प्यारे लाल हत्याकांड। बताओ हत्याकांड का नाम क्या है? महंत प्यारे लाल हत्याकांड। देखिएगा, महंत प्यारे लाल हत्याकांड क्या था, या कौन था ये महंत जिस हत्याकांड में केसरी सिंह भारत को जेल हुई थी? तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिएगा, ये जो महंत प्यारेलाल थे, या इनकी हत्या इन्होंने क्यों की थी, अब अपन उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, महंत प्यारेलाल जो है वो राम स्नेही संप्रदाय का साधु था। राम स्नेही संप्रदाय के साधु। बताओ, राम स्नेही संप्रदाय के साधु कौन थे? महंत प्यारेलाल थे। दोस्तों राजस्थान के संत एवं संप्रदाय में हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की टोटल 4 पीठें हैं। मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है, एक पीठ रेण नागौर में, एक सिंहथल बीकानेर और एक खेड़ापा जोधपुर। तो जो खेड़ापा जोधपुर वाली राम स्नेही संप्रदाय की पीठ थी उसके साधु थे महंत प्यारेलाल। ठीक है, अब देखिएगा इनकी हत्या या इनको लूटना क्यों चाहते हैं केसरी सिंह भारत? दोस्तों सशस्त्र क्रांति करनी है। सशस्त्र क्रांति के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। और आपको पता है धन किसके पास मिलेगा? महंतों के पास। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े मंदिरों के जो महंत थे उन्हीं के पास में धन का संग्रह मिलना था। तो महंत प्यारेलाल ने केसरी सिंह भारत को कहा था कि यार मुझे बद्रीनाथ की यात्रा करनी है। तो केसरी सिंह भारत ने महंत प्यारेलाल को कहा कि ठीक है, चल मेरे साथ, तेरा भी किराया बच जाएगा, मेरे साथ में तेरे को लेकर चलूंगा। और दोस्तों महंत प्यारेलाल को केसरी सिंह भारत जो है वो इनको जोधपुर से कोटा ले गए। किसके लिए? बद्रीनाथ की यात्रा का बहाना बनाकर। बद्रीनाथ की यात्रा के बहाने जोधपुर से कोटा ले जाकर जोधपुर से कोटा ले जाकर बताओ क्या कर दी? इनकी हत्या कर दी। इनको कहता रहा महंत प्यारेलाल धन दे दे तेरा, मना किया, बोला नहीं दूंगा। तो फिर इन्होंने इसकी बताओ क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। देखिएगा महंत प्यारेलाल की बताओ क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। दोस्तों महंत प्यारेलाल रामस्नेही संप्रदाय के साधु थे। ठीक है, बद्रीनाथ की यात्रा का बहाना बनाकर इनको केसरी सिंह भारत कोटा ले गए थे, और कोटा में ले जाकर इनकी हम यूं कह सकते हैं कि क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। दोस्तों ये घटना जो है ये भी 1912 में घटित हुई थी। आरएस प्री में ये प्रश्न पूछा गया था कि महंत प्यारेलाल हत्याकांड में राजस्थान के किस क्रांतिकारी का हाथ था? तो उसका उत्तर क्या होगा? केसरी सिंह भारत। इसके अलावा ठीक है, आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये हुआ कब था? महंत प्यारेलाल हत्याकांड कब हुआ था? 1912 में। और दोस्तों केसरी सिंह भारत के अलावा इसमें और भी इस हत्याकांड से 4 नाम जुड़े हुए हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी आपको याद रखने हैं। देखिएगा महंत प्यारेलाल हत्याकांड में किस किस का हाथ था? एक तो बताओ कौन है? केसरी सिंह भारत। देखिएगा केसरी सिंह भारत के अलावा देखिएगा सोमदत्त लहरी, सोमदत्त लहरी। इसके अलावा देखिएगा रामकरण और एक थे हीरालाल जालोरी। एक बताओ कौन थे? हीरालाल जालोरी। ये दोस्तों 4 व्यक्ति ऐसे थे
जिनका मास्टर प्यारेलाल हत्याकांड में नाम आया था। और जब इनके ऊपर मुकदमा चला था तो केसरी सिंह बारट, सोमदत्त लेरी और रामकरण, इन सबको 20-20 वर्ष की सजा हुई थी। बताओ कितने वर्ष की सजा हुई? 20 वर्ष की। लेकिन दोस्तों हीरालाल जालोरी को केवल और केवल 7 वर्ष की सजा हुई थी। देखिएगा, इस प्रकार हम यूं कह सकते हैं कि ये सब जो थे वो महंत प्यारेलाल हत्याकांड में फंस चुके थे। और दोस्तों जब इतने सारे हत्याकांडों में केसरी सिंह बारट का नाम आ रहा है, पहले ही अंग्रेजों की सीआईडी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है केसरी सिंह बारट का, फिर वीर भारत सभा की स्थापना कर दी, महंत प्यारेलाल हत्याकांड में नाम आ गया, और इसके अलावा इनका नाम लॉर्ड होल्डिंग्स बम कांड में भी था। तो इतना जब इनके ऊपर दबाव था तो दोस्तों अंग्रेजों के दबाव में आकर शाहपुरा के शासक नाहर सिंह ने इनको 1912 में जेल में डाल दिया। इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था महंत प्यारेलाल हत्याकांड, जो आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, जब जो भी क्रांतिकारी गतिविधि होती है और उसमें केसरी सिंह बारट का नाम हर प्रकार से आता है, तो दोस्तों अंग्रेजों के दबाव में आकर हम यूं कह सकते हैं अंग्रेजों के दबाव में आकर शाहपुरा के शासक नाहर सिंह ने इन्हें कैद कर लिया। अब बताओ, शाहपुरा तो इनका एरिया है और वहीं पर इनको कैद करके रखा गया है। अब वही अर्जुन लाल सेठी वाली बात, जब अर्जुन लाल सेठी को जयपुर में कैद करके रखा गया था, जहां के वो फेवरेट नेता थे। बताओ, फेवरेट नेता को स्थानीय जनता कभी गिरफ्तार करने देती है क्या? तो अंग्रेजों पर जब दबाव आया, ठीक है, और आसपास के लोग विरोध करने लगे, तो दोस्तों ब्रिटिश सत्ता ने केसरी सिंह बारट को यहां से हम यूं कह सकते हैं कि इनको हजारीबाग जेल शिफ्ट कर दिया गया था। बताओ कौन सी जेल? हजारीबाग जेल। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। जेल का पर्सन भी कई बार आता है कि वेलूर जेल में किस क्रांतिकारी को रखा गया? अर्जुन लाल सेठी को। बरेली जेल में, अभी अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर यूं कहे बरेली जेल में किसको कैद करके रखा गया, तो उसका नाम था प्रताप सिंह बारट है। प्रताप सिंह बारट है। इसके अलावा आपको अगर यूं कहे हजारीबाग जेल, देखिएगा, तो वो केसरी सिंह बारट को, और एक हम यूं कह सकते हैं वेलूर जेल। और बताओ वेलूर जेल में किसको कैद करके रखा गया था? अर्जुन लाल सेठी को। अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल में कैद करके रखा गया था। यह भी आप ध्यान रखना, छोटे मोटे एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। हालांकि अपन इनके बारे में आगे जाकर पढ़ेंगे। तो दोस्तों हजारीबाग में या हजारीबाग जेल में बताओ इनको क्या करके रखा गया? गिरफ्तार करके रखा गया था। देखिएगा, और अब इनकी जो जीवनी है वो बताओ कहाँ गुजर रही थी? हजारीबाग जेल में। दोस्तों हजारीबाग जेल से भी आप एक याद रख सकते हो, ठीक है, कि हजारीबाग जेल पहले बिहार में था उस समय, लेकिन अभी कहाँ है? ये झारखंड में। क्योंकि आपको पता है बिहार से टूटकर ये अलग कौन हुआ था? झारखंड। अब दोस्तों जब ये हजारीबाग जेल में थे तो यहां के जेलर थे कर्नल मीक। बताओ यहां के जेलर कौन थे? कर्नल मीक की पत्नी थी, उसको ये संस्कृत पढ़ाया करते थे। कर्नल मीक की पत्नी को केसरी सिंह बारट क्या पढ़ाते थे? संस्कृत पढ़ाया। देखिएगा, और केसरी सिंह बारट से प्रसन्न थे कर्नल मीक भी, हम यूं कह सकते हैं। तो उधर तो कर्नल मीक जोर लगा रहे
कि इनको जेल से बाहर निकाला जाए। और दोस्तों उधर हम यूं कह सकते हैं कि 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अमृतसर में। देखिएगा 1919 में जो अधिवेशन हुआ था वो बताओ कहां हुआ था, अमृतसर में हुआ था। देखिएगा और वहां पर भी उनको छुड़वाने की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो आप ध्यान रख सकते हो ये कितने उच्च स्तर के स्वतंत्रता सेनानी थे। 1919 में अमृतसर अधिवेशन में तिलक ने इनको रिहा करने का प्रस्ताव रखा। अब देखो जेलर खुद चाहता है ये जेल से बाहर निकल जाए और कांग्रेस के बड़े बड़े अधिवेशनों में भी इनको छुड़वाने की मांग रखी गई हो। तो दोस्तों 1919 में ये जेल से बाहर आ गए थे। बताओ 1919 में ये क्या आ गए, जेल से बाहर आ गए। उसके बाद में इन्होंने और भी अधिवेशनों में जो कांग्रेस के अधिवेशन थे उसमें भाग लिया था। जैसे ही दोस्तों ये जेल से बाहर आए, इन्होंने जो राजस्थान के एजीजी थे उनको पत्र लिखकर उत्तरदायी शासन की मांग की थी। राजस्थान के एजीजी को पत्र लिखकर उत्तरदायी शासन की बताओ क्या की मांग की। और एजीजी ने कहा कि बताओ आपको किस प्रकार का उत्तरदायी शासन चाहिए। तो दोस्तों केसरी सिंह बारट ने कहा था ठीक है कि आप एक तो बना दो लैंडलॉर्ड का मंडल अर्थात जो भूमि के स्वामी हैं उनका भूस्वामी मंडल। बताओ एक तो कौन सा मंडल बना दो, भूस्वामी मंडल। और एक बना दो सार्वजनिक प्रजा परिषद, सार्वजनिक प्रजा परिषद। दोस्तों यही होता है अगर आपको उत्तरदायी शासन के बारे में पूछे ना, एक्चुअल में पहले क्या होता था कि जितना भी शासन है वो सब बड़े बड़े भूस्वामी चलाते थे। लेकिन इनका कहने का मतलब था ठीक है कि भूस्वामी मंडल और सार्वजनिक प्रजा परिषद ठीक है जिसमें सभी प्रजा के लोग भाग ले सके, ऐसा एक मिला जुला शासन बना दो और उसी को बताओ क्या कहते हैं, उत्तरदायी शासन। ये इन्होंने जेल से छूटते ही एजीजी के समक्ष हम यूं कह सकते हैं कि मांग रखी थी। लेकिन एजीजी ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों इन्होंने कहा था कि आप एक संघ का निर्माण कीजिएगा और उस संघ का नाम रखेंगे राजस्थान महासभा। बताओ संघ का नाम क्या रखेंगे, राजस्थान महासभा। और इस राजस्थान महासभा की दो ब्रांचें होगी, एक भूस्वामी मंडल और एक सार्वजनिक प्रजा परिषद। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रहकर इन्होंने क्या क्या किया था देखिएगा। इसके बाद में दोस्तों यह सेठ जमनालाल बजाज के बुलाने पर केसरी सिंह बारट गांधी जी से मिलने वर्धा चले गए थे। ध्यान रखिएगा। देखिएगा इन्होंने राजस्थान महासभा नामक संस्था की मांग की और उसके पश्चात हम यूं कह सकते हैं जो गांधी जी के पांचवें पुत्र थे, बताओ नाम क्या था, सेठ जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज के बुलाने पर वर्धा, और वर्धा बताओ कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। वर्धा चले गए और गांधी जी से मुलाकात की। और बताओ गांधी जी से क्या की, मुलाकात की।
देखिएगा, जिस समय दोस्तों ये वर्धा में थे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बहुत ही कम लोग जानते हो, ठीक है। कहां थे ये? वर्धा महाराष्ट्र में जमनालाल बजाज के बुलाने पे चले गए थे। उसी समय दोस्तों वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान के एक और मुख्य स्वतंत्रता सेनानी जो उस समय वहां ठहरे हुए थे, और बताओ उनका नाम क्या था? विजय सिंह पथिक था। दोस्तों आपने सुना होगा कि विजय सिंह पथिक ने वर्धा महाराष्ट्र में रहते हुए एक अखबार निकाला था, और उस अखबार का नाम बताओ क्या था? राजस्थान केसरी था। दोस्तों इसका नाम राजस्थान केसरी केसरी सिंह बारट के नाम पर रखा गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इस अखबार का नाम, ठीक है, जो राजस्थान में केसरी प्रसारित हो रहा है, ठीक है, राजस्थान केसरी, वो भी केसरी सिंह बारट के नाम पे, ठीक है। और ये निकाला किसने था? तो हम यूं कह सकते हैं विजय सिंह पथिक ने निकाला था। इसके अलावा दोस्तों उस समय आपको पता हो तो वर्धा महाराष्ट्र में एक संघ की स्थापना हुई थी जिसका नाम था राजस्थान सेवा संघ। बताओ कौन सा संघ? राजस्थान सेवा संघ। इसके अलावा दोस्तों सेठ जमनालाल बजाज ने दिल्ली में रहकर राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की थी। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की थी। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दो संघ, इनसे भी केसरी सिंह बारट जुड़ गए। इनके नाम का अखबार भी चल रहा है। कहां से? वर्धा महाराष्ट्र से। आपको पता है वर्धा महाराष्ट्र में स्थापना हुई थी राजस्थान सेवा संघ की 1919 में, और फिर इसका मुख्यालय हालांकि अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था, हम यूं कह सकते हैं। तो दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनका यही कार्य था केसरी सिंह बारट का, जो हमने अच्छे से पढ़ा है। इसके अलावा देखिएगा केसरी सिंह बारट ने शिक्षा में अपना क्या क्या योगदान निभाया था। दोस्तों उस समय आपको पता है अभी भी अंग्रेजी का खरेब है। हर व्यक्ति चाहता है कि अंग्रेजी, इंटरव्यू में अगर आपको अंग्रेजी आते हो तो आप पास हो, नहीं तो फेल हो, ठीक है। तो इनका कहना था कि अंग्रेजी को हटाओ और हिंदी को बढ़ावा दो। तो एक तो इनका हम यूं कह सकते हैं हिंदी को बढ़ावा दिया। और दोस्तों एक जस्ट पिछला वीडियो अपलोड हुआ था मेयो कॉलेज और मेयो दरबार के बारे में। उस समय अंग्रेजी शिक्षा का एकमात्र माध्यम था राजस्थान में मेयो कॉलेज और मेयो दरबार, ठीक है। और न केवल राजस्थान बल्कि भारत के अलग अलग भागों से भी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहां पर आया करते थे। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि मेयो कॉलेज के स्थान पर, यह मांग इन्होंने 1904 में कर दी थी, और वो क्या थी? मेयो कॉलेज के स्थान पर क्षेत्रीय कॉलेज की स्थापना की जाए। मेयो कॉलेज के स्थान पर क्षेत्रीय कॉलेज की स्थापना की जाए। और बताओ ये मांग इन्होंने कब की थी? 1904 में। क्योंकि दोस्तों जो मेयो कॉलेज में जाएगा कन्फर्म है कि वो अंग्रेजी संस्कृति से प्रभावित होगा, और अंग्रेजी संस्कृति से प्रभावित हो गया इसका मतलब उसमें फिर देश प्रेम की भावना जागृत नहीं होगी। तो इसके पीछे भी लॉजिक था। और एक हम यूं कह सकते हैं जो काफी पैसे वाले होते थे वो अपने टिंगरों को पढ़ने के लिए लंदन भेजते थे, इंग्लैंड। और दोस्तों केसरी सिंह बारट का कहना था कि आप अपने टिंगरों को दिल्ली लंदन मत भेजो, इंग्लैंड मत भेजो, उनको जापान भेजा जाए। क्यों? क्योंकि उस समय दोस्तों जापान एक ऐसी जगह थी जिसने अपनी छवि बनाई, ठीक है, और खूब सारे आंदोलन हो रहे थे। तो यदि कोई विद्यार्थी, ठीक है, भारत से लंदन न जाके यदि जापान जाता है तो उसमें राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत होगी, ये चाहते थे। तो शिक्षा की दृष्टि में इनका यह भी कहना था, ठीक है, कि शिक्षा प्राप्ति के लिए इंग्लैंड न जाकर जापान जाया जाए।
ये दोस्तों इनका शिक्षा में योगदान था। इसके अलावा इनके विद्यार्थियों के लिए इन्होंने 2 हॉस्टल भी चला रखे थे। एक जोधपुर में चलता था जो सोमदत्त लहरी संभालते थे, और एक दोस्तों कोटा में चलता था। ये दोस्तों केसरी सिंह बारट के बारे में वीडियो था। यदि आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।